नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमृता जौहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका। और आप सतर्क नागरिक संगठन से हैं। आरटीआई के रूल्स के तहत जो अब चेंजेस लाए जा रहे हैं उस पर आप लोगों ने एक टिप्पणी भी की है और उसके खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ा है, जिसमें आपका ये कहना है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत डीपीडीए एक्ट के बहुत सारी चीजों को दूसरे परिवेश में भी देखना पड़ेगा। एक आर्टिकल और आया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ये कह रही है कि हम डीपीडीपी एक्ट को अप्रैल से लागू कर देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्टडीज फीडबैक आई है, सेंटर ने अप्रैल की डेट तय कर दी है। और इसमें डेटा के अधिकार का क्षेत्र सेंटर की सरकार का और बढ़ गया है। यानी रूल 36 के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, कंपनीज हो या इंडिपेंडेंट मीडिया हो, उनसे जवाब तलब किया जा सकता है, साक्ष्य मांगे जा सकते हैं। जैसे कि आपने पार्लियामेंट में देखा, उन्होंने कहा कि एविडेंस है तो आप बात कीजिए। तो ये सारा मामला क्या है और ये जो नोटिफिकेशन है इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पर जरा एक टिप्पणी आपसे मैं चाहता हूं। जी देखिए, जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये लाया तो इस नाम से गया कि जितना इतना सारा डेटा कलेक्ट होता है लोगों का, उसके संरक्षण के लिए उसको कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्चुअली जो कानून के जो सारे प्रावधान है वो पढ़ेंगे तो आप ये चीज सीधा सीधा समझ जाएंगे कि इसमें डेटा संरक्षण तो है ही नहीं, इसमें प्राइवेसी के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है, और ऊपर से जो आरटीआई है हमारा, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो उसको कमजोर करता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें मेन इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी डेटा संरक्षण बिल आएगा तो वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा लागू होना चाहिए। कौन सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर है हमारे देश में? सबसे बड़ा डेटा कलेक्टर है केंद्र सरकार। कानून में सीधा सीधा लिखा है कि केंद्र सरकार किसी को भी, अपने आप को भी और अपनी किसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी को एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब अगर आप अपने आप को छूट दे देंगे, और केवल अपने आप को नहीं, कानून में यह भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को भी छूट दे सकती है। तो अगर इस टाइप की आप छूट देने की पावर अपने पास रखेंगे, तो ये तो हमें समझ जाना चाहिए कि इससे कोई डेटा प्रोटेक्शन तो नहीं होने वाला, ये तो केंद्र सरकार अपनी मनमानी चला रही है। ऊपर से अगर देखा जाए कि देखिए, डेटा संरक्षण आपको किससे करना है? आपको डेटा संरक्षण करना है ऐसी कंपनियों से या ऐसी एजेंसियों से जो मिसयूज करती हैं डेटा, कि भाई मैंने अपना फोन नंबर आपको एक चीज के लिए दिया, आपने आगे बेच दिया, अब मुझे फोन कॉल्स आए जा रहे हैं, इन चीजों से करना है। इससे राइट टू इंफॉर्मेशन का कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट जो शुरू के जो ड्राफ्ट हैं 2018 के, उसके ऊपर जस्टिस शाह की एक कमिटी भी है, उन सब ने बोला कि देखिए, आरटीआई को मत छूइए, क्योंकि डेटा संरक्षण भी और सूचना का अधिकार भी दोनों सिटीजन्स के अधिकार है, दोनों सिटीजन्स को एम्पावर करने चाहिए। तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि एक और राइट लाएंगे तो एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है उसको आप बिल्कुल खत्म कर देंगे। तीसरी चीज अगर आप देखें, पूरी दुनिया में जहाँ पे डेटा संरक्षण एक्ट है, वहां पे हमेशा जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए एक एग्जेम्पशन कार्व आउट किया जाता है। देखिए, क्यों है जरूरी है एग्जेम्पशन कार्व आउट करना? क्योंकि अब आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने जाके कल को डेटा इकट्ठा करा। हम चलिए मान लेते हैं कि जो अभी स्टैम्पीड हुई थी महाकुंभ में या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसके ऊपर आपने डेटा इकट्ठा करा, आपने सबके नाम इकट्ठे करे, उसके बाद आपने किसी तरीके की प्रोसेसिंग की कि भाई कितने लोग जो मरे वो प्रदेश के थे, कितने लोग जो मरे वो मध्य प्रदेश के थे। तो अब आपके ऊपर ये सारे के सारे कानून लागू हो जाएंगे, सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे। अब बोलेंगे आपने कंसेंट लिया कि नहीं उनके परिवार का? तो अगर अब ये हो जाएगा कि मीडिया तब तक किसी का नाम नहीं छाप सकती जब तक कि मीडिया कंसेंट ना ले, तो फिर तो ये काम कैसे चलेगा? मतलब मीडिया अपना काम कैसे करेगी? किस तरीके से आप कुछ भी छापेंगे? मतलब अगर मैं कुछ बड़े उदाहरण लूं पिछले कुछ सालों के, तो एक बड़ी चीज है कि लोन डिफॉल्टर्स के नाम, कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जिनको की सरकार, जिनके लोन माफ कर देती, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो लोन का पैसा आप और मेरे टैक्स के ही पैसे से भरता है। अब कल को बोला जाएगा कि ये तो निजता का मामला है, हम आपको ये लोन डिफॉल्टर्स के नाम नहीं बता सकते। और फिर जो लास्ट जो पॉइंट है, जो बहुत जरूरी है समझना, वो है कि केंद्र सरकार ने इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए हैं जिसमें कि साफ दिख रहा है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, इस पूरे कानून को लागू करने के लिए एक नई एजेंसी बनाई जा रही है जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। और केंद्र सरकार ने सीधा सीधा लिख दिया कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को हम ही नियुक्त करेंगे,
हमारे पास ये भी पावर है कि हम उसको हटा भी सकते हैं ऑफिस से। तो मतलब कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो कोई स्वतंत्र एजेंसी तो होनी नहीं वाली, वो तो सरकार की ही एक, जिसको अंग्रेजी में केज्ड पैरेट बोलते हैं, कि मतलब उन्हीं के तोते की तरह वो काम करेगा, पिंजरे में तोते के तरह काम करेगा। इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास ताकत है कि वो 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, और केंद्र सरकार एक शेड्यूल को संशोधन करके ये जुर्माने को 500 करोड़ तक का बढ़ा सकती है। अब आप सोचिए कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं या आप ऐसी संस्था है जो इनकन्वीनियंट सवाल उठाते हैं, जो पूछते हैं कि भाई देश में भूखमरी के ऊपर आज भी कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके नाम बताइए, कौन ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहे हैं, उन कंपनियों के नाम बताइए। तो ये तो अब समझ में आ ही गया है हमको, मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कितना मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का। तो ये तो एक ऐसी एजेंसी का कल्पना ही कानून में ही ऐसी की जा रही है जो बिल्कुल केंद्र सरकार की ताकत के नीचे चलेगी। सरकार अपनी मनमानी से उनको बनाएगी, उनको हटाएगी, और उनको ये ताकत दे दी है कि आप ये पेनल्टी लगा सकते हो। तो अब आप सोच सकते हैं कि सरकार अपने आप को और अपने दोस्तों को तो पूरी छूट देगी, और जितने ऐसे क्रिटिकल मीडिया हो गए या संगठन हो गए, उन सबको चुप कराने का एक बहुत बढ़िया तरीका बना दिया। क्योंकि एक तरफ तो हमारा सूचना का अधिकार संशोधित कर दिया, और दूसरी तरफ जो अगर आरटीआई से आप डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे, आप डायरेक्टली ग्राउंड से कलेक्ट कर रहे, तो आपको डेटा फिडुशियरी बना के वो भी दबाने का काम कर दिया है। आपने डेटा फिड्यूशियरी की बात की, इस पे जरा थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। डीपीडीपी अधिनियम डेटा फिड्यूशरीज को किस तरीके से प्रभावित करता है सहमति को लेकर, क्योंकि उसमें आपको कोई भी डेटा प्रिंसिपल से सहमति प्राप्त करनी होगी। आपने खुद ही कहा कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है तो उसकी सहमति के बगैर आप कोई भी लागू नहीं कर सकते। अपवाद कौन तय करेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। सुरक्षा उपाय के तहत डेटा फिड्यूशरी डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को कैसे लागू करेगी, उनका नियंत्रण कौन करेगा, और डेटा उल्लंघन अधिसूचना यानी कि डेटा फिड्यूशरी में 72 घंटे के भीतर प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों और डेटा संरक्षण बोर्ड को सूचित करना होगा। ये सारा मामला डेटा फिड्यूशरी का क्या है, अगर आसान शब्दों में अगर इसका आकलन करें तो क्या है ये डेटा फिड्यूशरी, और ये डीपीडीए एक्ट से कैसे प्रभावित होती है? जी, डीपीडीपी एक्ट की मैं आपको परिभाषा ही पढ़ के सुना देती हूँ। डेटा फिडुशियरी मीन्स एनी पर्सन who alone or in conjunction with other persons determines the purpose and means of processing of personal data। यानी कि कोई भी व्यक्ति अकेले में या किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर, या कोई संगठन या कोई कंपनी या कोई भी यूनियन या कोई भी एनजीओ या कोई भी रिसर्च ग्रुप, यदि किसी का भी पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस का क्या मतलब हो गया कि उसको निकालते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एक एक्सेल शीट में डाल के उसके ऊपर कोई एक एनालिसिस रन कर देते हैं, या उसको आगे छापते हैं, तो सब लोग इसमें डेटा फिडुशियरी बन जाते हैं। और ये बहुत गौर करने की बात है कि केवल कंपनियां और संगठन नहीं। तो यदि आपके व्यूअर जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं चलिए इससे हमारा क्या इम्पैक्ट होगा, ये हर एक व्यक्ति को एक डेटा फिडुशियरी बना देता है। मतलब कि अगर मेरे फोन पे 500 लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और मैं उनका एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट या व्हाट्सएप चैनल खोलूं और उनको डेटा भेजने लग जाऊं, तो इसमें इंडिविजुअली भी आप डेटा फिडुशियरी बन जाते हैं। अब डेटा फिडुशियरी आपने बना दिया किसी को, मतलब हम सभी बन गए डेटा फिडुशियरी। अब इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने अपने लिए तय कर लिया है कि किस किस को वो छोड़ सकते हैं और किस किस को वो डेटा फिडुशियरी बना सकते हैं। तो अब अगर आप सोचेंगे कि देखिए देश में सबसे ज्यादा डेटा, अगर मैं दो चार एजेंसियों का नाम लूं, तो एक तो जो आधार की जो एजेंसी है यूआईडीएआई, उनके पास होगा। दूसरी जो बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे जियो हो गया, उनके पास होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने लिए ताकत रखी है कि वो बोल सकते नहीं, सारी एजेंसियां तो इससे छूट इसको हम दे रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें क्या लिखा है कि इस कानून के अंदर ही लिख दिया है कि यदि केंद्र सरकार को लगा कि कोई भी ऐसी एजेंसी है जिसको कि वो एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम में, पब्लिक ऑर्डर के नाम में और प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस के नाम में, तो फिर वो उसको छूट दे सकते हैं। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ एनी क्राइम के नाम में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ये भी बोल दिया कि अगर अब आप देखेंगे, देखिए देश में रिसर्च कैसे होता है, प्रोफेसर एकेडमिक्स कैसे काम करते हैं।
अब काला हांडी में जाके मैं अगर पढ़ना चाहूँ कि बच्चों में इतना ज्यादा कुपोषण क्यों है, तो उसमें मैं पर्सनल डेटा तो इकट्ठा करूंगी ना, मैं जाके पूछूंगी अच्छा आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपने पिछले 7 दिनों में क्या खाना खाया, आपने कितनी हरी सब्जी कितनी दाल खाई, तो ये सब, और उसमें पर्सनल डेटा सब मैं मांगूंगी कि बच्चे का वजन कितना है, हाइट कितनी है, उम्र कितनी है। अब बाकी जो देश हैं उनमें रिसर्च एकेडमिक पर्पस के लिए एग्जेम्पशन मिलती है बहुत जगहों पे। यहाँ पे सरकार बोल रही है कि हम तय करेंगे कि आपका रिसर्च बोनाफाइड है कि नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो तो ताली मारने वाले संगठन और रिसर्चर्स हैं उनको तो पूरी छूट मिल जाएगी, जो सवाल उठाने वाले संगठन को कोई छूट नहीं मिलने वाली। और सरकार ने ये भी लिख दिया कि किसी प्राइवेट कंपनी को भी हम एग्जेम्पशन दे सकते हैं। और अब अगर मैं आपको वो वाला पढ़ के सुनाऊं प्रावधान, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टन डेटा फिडिशरी और क्लास ऑफ डेटा फिडिशरी टू होम द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई ऑफ सर्टन सेक्शन। तो अब आप ये सोचिए कि एक जगह तो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे क्लास हो सकते हैं, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया स्टार्टअप्स, तो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स को हम छूट दे सकते हैं। लेकिन क्या लिखा है उसमें कि एनी क्लास और एनी डेटा फिडिशरी, मतलब कि वो एक कंपनी को भी उठा के बना सकते हैं, इसमें छूट दे सकते हैं। तो अगर आप सोचें कि भाई हेल्थ केयर में लाखों कंपनियां काम करती हैं, एक होता कि आप बोलते चलिए हम सारे हेल्थ केयर कंपनीज को दे देंगे, ये वो नहीं है, ये है कि हम एक एक को चुन चुन के तय करेंगे कि आप डेटा फिडिशरी हो कि आप डेटा फिडिशरी नहीं हो। जब आप डेटा फिडिशरी बन जाते हैं तो आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आता है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आता है कि आपका एक कंसेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें कि रिटन और एक्सप्लिसिट, यानी कि एकदम साफ साफ से कंसेंट होना चाहिए कि कितने समय के लिए आप ये डेटा ले रहे हो और आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे। यदि आपके पास कंसेंट है और आपने इस्तेमाल करा, मतलब सपोज मेरे पास कंसेंट था एक परिवार का कि ठीक है आप ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, कल को बोला जा सकता है कि नहीं वो कंसेंट मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया था। और यदि कोई भी डेटा प्रिंसिपल शिकायत कर दे कि इस डेटा फिडिशरी ने मेरा डेटा इकट्ठा करके इस्तेमाल कर लिया, तो वो सब कुछ जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास। और जैसा कि मैंने बोला, वो तो एक, मतलब आप मान के चलिए वो एक सरकारी विभाग है, वो कोई स्वतंत्र एजेंसी तो है ही नहीं। उसमें कानून में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो अब आप ये सोचिए कि कानून की जो कल्पना है उसमें एक व्यक्ति से लेकर केंद्र सरकार में कोई इन्होंने अंतर नहीं करा, मतलब एक व्यक्ति को भी डेटा फिडिशरी बना दिया, उसको भी ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े सरकारी एजेंसी को भी, लेकिन अपने पास पावर रख ली कि नहीं अपने लोगों को तो हम छूट दे देंगे। दूसरा, अब आप ये सोचिए कि आप एक स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो, आप एक कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की आप एक कंपनी है। अब कंप्लायंस की सारी भार ऐसे लोगों पे पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियां तो फटाफट अपने वकील से 40 पन्नों का एक कंसेंट फॉर्म बनवा लेंगी। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे वो वहां पे लिखा हुआ आता है यस आई एग्री, आप हम सब लोग यस आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं कि एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कोई सोचे कि कोई छोटी पब्लिशिंग कंपनी है, किसी और टाइप का कोई कंपनी चला रहा है जिसमें आपके 30-40 एम्प्लॉइज हैं, आपके कुछ ऑपरेशंस हैं, लेकिन आप इतने बड़े कंपनी नहीं है कि आप फटाफट एक वकीलों की टीम को लगा के अपना कंसेंट फ्रेमवर्क वगैरह सब बना लेंगे। तो ये तो बहुत जबरदस्त इसका इम्पैक्ट होने वाला है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक संगठन जो हो सकता है केवल 10 लोग इकट्ठा कर रहा हो, उसके ऊपर आप वही पाबंदियां लगा रहे हैं जो आप ऐसी कंपनियों पे लगा रहे हैं जिनके पास करोड़ों का डेटा हो। और ये बहुत क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपको सेक्शन 36 पढ़ के सुनाती हूँ। सेक्शन 36 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, और वो कहीं ना कहीं पूरी मंशा आपको दर्शाता है कि क्या सोच है इस पूरे कानून में। सेक्शन 36 में लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट may for the purposes of this act require the board and any data fiduciary to furnish such information as it may call for। मतलब कि केंद्र सरकार इस कानून के चलते हुए किसी भी डेटा फिडिशरी से कोई भी जानकारी मांग सकती है। अब मैंने आपको बताया कि डेटा फिडिशरी आप भी हैं और मैं भी हूं, तो कल को सरकार बोलेगी अपना जरा फोन लाके दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपने फोन का इस्तेमाल किया ये कानून तोड़ने के लिए। मतलब कोई गार्ड रेल नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कभी कानून पढ़ा ही नहीं। भाई कम से कम होता कि आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो भी क्या होता है कि उससे रिलेटेड जानकारी,
इसमें तो सीधा सीधा छूट दे दी कि किसी से भी कोई भी जानकारी आप मांग सकते हैं। कल को वो आपको बोलेंगे अपना जीमेल का पासवर्ड दीजिए, कल को बोला जाएगा आप अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड दीजिए। और ये वही मंच है जिसमें अब आईटी एक्ट में भी लिखा जा रहा है कि हम आपके सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करेंगे। तो ये जिसका परिप्रेक्ष्य है वो बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने तो जो जवाबदेही के जो प्रावधान थे उनको बंद कर रही है, और अपने ताकत जिससे उनकी बढ़ती है वैसे प्रावधानों को और ज्यादा बढ़ा रही है। जो आपने सेक्शन 36 का जिक्र किया उसमें दो सवाल मेरे खड़े हो जाते हैं। खोजी पत्रकार जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जिसमें आपने देखा कि यूपी में मिड डे मील को लेकर कि पानी के साथ रोटी बच्चों को दी जा रही थी, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है यूएपीए में। दूसरी चीज इसमें निकल के आती है कि जिस तरीके से सिविल सोसाइटी के लोग, भीमा कोरेगांव का केस ले लीजिए, शर्जील इमाम का केस ले लीजिए, इन सारे केसेस में उनपे यूएपीए लगाया गया कि वो भारत विरोधी काम कर रहे थे, और पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनके लैपटॉप्स पर, उनके कंप्यूटर्स पर, जबकि फोरेंसिक जांच के बाद भी ये चीजें आई कि इसमें स्पाईवेयर्स जो हैं उनके अंश पाए गए उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। तो बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे पहले आप चीजों को प्लांट कर दीजिए और फिर आप उनसे डिमांड पे फोन लीजिए और फोन पे आप बताइए कि देखिए ये आप भारत विरोधी या सरकार विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और इसलिए अब आपको यूएपी के तहत जेल में डाल दिया जाता है। तो इसमें तो बड़ा सरल हो जाएगा कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है या जो सरकार से सवाल कर रहा है उसको जेल में डालना, और गोपनीयता के परिवेश में या गोपनीयता के नाम पर सार्वजनिक इंफॉर्मेशन ना देना, ताकि जो पब्लिक डिस्कोर्स है जिसमें टैक्स के पैसे को खर्चा या व्यय किया जाता है उस पर सवाल जवाब ही ना किए जाएं, ना सीएजी बैठे, ना कोई इंक्वायरी हो, ना अकाउंटिंग कमीशन उस पर बैठे। तो इसका मतलब है सरकार के पास पूरा वीटो है कि कोई सवाल करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। क्या ये सही है मानना? जी बिल्कुल ये सही है, और को समझाती हूँ कैसे। देखिए एक खोजी पत्रकार काम कैसे करता है, दो ही जरिए हैं। एक है कि आप आरटीआई अर्जी दायर करिए और उसका जो जवाब आया उसको इस्तेमाल करिए, और दूसरा है जमीन पे घूम घूम के इन्वेस्टिगेशन करिए, सोर्सेस से बात करिए, सोर्सेस से मिलिए। तो पहले तो हम आरटीआई के मुद्दे को देखते हैं। देखिए आरटीआई कानून में आज से 20 साल पहले जब आरटीआई कानून आया था 2005 में, उसमें प्रिवेसी की एक पहचान, क्योंकि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 81J में ये लिखा हुआ था कि किसी की भी निजी जानकारी यदि उसका किसी भी सार्वजनिक हित या पब्लिक एक्टिविटी से कुछ लेना देना ना हो, या वो ऐसी जानकारी हो जिससे किसी का अनवारंटेड ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो, तो वो जानकारी आप नहीं दे सकते थे। लेकिन इसमें कैच क्या था कि अगर आप दिखा देते कि जी देखिए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, देखिए इसमें तो पब्लिक एक्टिविटी है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम उठा लें, ये जो अभी हमने देखा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे एलिजिडली वो जो एक वीडियो निकला है कि उसमें जो कैश की बोरियां हैं उन पे आग लगी हुई है। अब कल को अगर मैं कोई आरटीआई दायर करूं तो वो बोलेंगे ये तो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं फिर आर्ग्यू करती नहीं, देखिए वो जज हैं, एक जज का एक पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट से जुडिशियल करप्शन के मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे ये जानकारी चाहिए। अब क्या करा है इस डीपीडीपी एक्ट ने, पूरा का पूरा ये प्रावधान तहस नहस करके केवल ये छोड़ दिया कि अब से कोई भी पर्सनल जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। अब देखिए पर्सनल जानकारी तो जज का नाम भी पर्सनल जानकारी हो गई, जज का पता भी पर्सनल जानकारी हो गई। तो अब आप कैसे कुछ भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे आरटीआई के थ्रू? अब तो आपको सीधा सीधा बोला जाएगा कि नहीं ये तो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम आपको नहीं देंगे। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए जहां पे अभी वो माइनर हमारे दब गए थे एक टनल में और डेथ हो गई, आप कल को पूछना चाहेंगे कि भाई कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर हैं, किन किन ने लेबर सेफ्टी का ध्यान रखना था, उनके नाम बताइए। अब ये भी शायद पूछना चाहें कि वो लेबर के नाम बताइए जो जो मर गए, आप उनकी परिवार को जाके इंटरव्यू करना चाहेंगे, आपको बोला जाएगा ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो वो तो पूरा का पूरा जो आरटीआई का जो एक बिल्कुल जो सबसे जरूरी चीज थी, क्योंकि देखिए आरटीआई में सबसे जरूरी क्या होता था कि केवल आपको ये संख्याएं नहीं मिलती थी, आपको असली में इंडिविजुअल जवाबदेही तय करने के प्रावधान मिलते थे। हम लोग हमेशा लोगों की मदद जब करते थे आरटीआई में तो हम पूछते थे कि चलिए मेरी पेंशन क्यों रुकी हुई है, राशन कार्ड क्यों नहीं बना, लेकिन दूसरा सवाल होता था किस अफसर के पास मेरी फाइल पेंडिंग में है, उस अफसर का नाम बताइए। क्योंकि क्या होता है सिस्टम में कि अफसर आपकी फाइल पेंडिंग में रख के और आपसे कोशिश करते हैं घूस मांगने की। अब अगर आप ये वाली जानकारी हटा देंगे कि भाई नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं बताएंगे, तो फिर कैसे आगे बात चलेगी? तो पूरा ये जो 81J को इन्होंने तहस नहस कर दिया, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक
इंटरेस्ट, पब्लिक एक्टिविटी का सारा क्लॉज हटा दिया, इसका मतलब तो ये सीधा है कि कोई भी खोजी पत्रकार आरटीआई के माध्यम से तो ऐसी जवाबदेही वाली जानकारी नहीं निकाल पाएगा। अब हम दूसरे पहलू आ जाते हैं कि चलिए मैं आरटीआई नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं तो घूम घूम के डेटा इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक जर्नलिस्ट ने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी करी थी कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या के आर पार किन अफसरों ने जमीन खरीद ली थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके लैंड रिकॉर्ड्स की पूरे निकाले और उसमें से देखने लग गए कि भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले खूब सारी जमीन अफसरों ने और नेताओं ने खरीद ली, यानी कि इनको तो सब पहले से पता था कि भाई कब मंदिर बनेगा, कब मंदिर खुलेगा, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर। अब अगर आप ये जानकारी निकाल लेंगे लैंड रिकॉर्ड से और आपने ये छाप दी जानकारी, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या डेटा प्रिंसिपल से जाके पूछा। मतलब एक तरीके से क्या जो अक्यूज्ड है आपने उससे जाके पूछा कि आपका नाम छाप दूं कि नहीं छाप दूं। कौन आपको अनुमति देगा? कोई आपको अनुमति नहीं देने वाला। आप अगर ये वाली जानकारी, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पिछले साल इतना बढ़िया जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला और ये निकलवाई जानकारी एसबीआई से कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। अब हम सब ने क्या करा, खोजी पत्रकारों ने क्या करा, सारा डेटा डाउनलोड करके एक्सेल में डाल दिया, फटाफट 2-4 कमांड दिए तो अच्छी सी टेबल बन गई कि भाई इस कंपनी ने इतना पैसा दिया, कि ये मेगा इंजीनियर ने इतना पैसा दिया, फलानी कंपनी ने, वो गेमिंग कंपनी ने इतना पैसा दिया। फिर हमने क्या करा, हमने जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट खोली और उसमें से निकाला कि भाई ये कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है। फिर ये देखा कि कितने वही लोग अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं। और तीसरा हमने क्या करा कि सरकारी वेबसाइट देख के कि भाई किसको कब कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला, और फिर वो सारे डेटा का एनालिसिस करा कि भाई पहली तारीख को आपने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से 50 करोड़, 10 तारीख को आपको बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। तो अब ये सारी जानकारी यदि आप इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर एक पूरी एक तलवार टंगी हुई होगी कि भाई ये सोर्सेज से आपने पूछा, आपने क्या ये उनसे कंसेंट लिया। और ये भी देखिए कि धारा 36 के चलते किसी तरह आपने कोई कहानी छाप भी दी तो सरकार आपको आके बता सकती है अपने सोर्सेज का नाम बताइए, बताइए आपको ये जानकारी किसने दी। तो पूरा जो जर्नलिज्म है, जो या तो आरटीआई पे निर्धारित है या फिर जो खुद आप जमीन पे घूम घूम के जो खोज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या जो आपके सीक्रेट सोर्सेज हैं, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज हैं, उनपे पूरा निर्धारित है। तो तीनों के ऊपर इतनी गहरी चोट पड़ रही है कि आप ये मान के चलिए इसके बाद केवल जो, जिसको एक तरीके से गोदी मीडिया बोला जाता है, कि जो सरकार की ओर का जो समाचार दिखाते, जो प्रोपेगेंडा दिखाते, केवल उनको छूट होगी। बाकी तो कोई, अब आपने छाप दिया कि भाई उस स्कूल में बच्चे मरे मिड डे मील खा के, आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम छाप दिया, आपने उससे कंसेंट लिया, तो कैसे होगा जर्नलिज्म? जर्नलिज्म का तो बिल्कुल ही डेथ नेल है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए आरटीआई को तो जो चोट पहुंच रही है वो तो हम आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरटीआई से बहुत बढ़कर इस पूरे कानून की चोट पहुंचेगी पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, क्योंकि कहां से अब आप इंगेज करेंगे आजकल के जो भी सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। जी, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि अब इसमें ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। जयराम रमेश ने आरटीआई के तहत 81J की जो आपने बात की, उन्होंने कहा पहले से ही बहुत सारे गार्ड रेल्स मौजूद थे, निजता के अनुचित आक्रमण की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच थे, और अब निजता के आड़े बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं जा पाएगी। जो प्रतिनिधियों या विधायक या मेंबर पार्लियामेंट्स, उनसे सूचना के अधिकार के तहत जो सवाल पब्लिक करती थी वो नहीं किए जा पाएंगे। अश्विनी वैष्णव को उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी से जब आप लोग मिले तो राहुल गांधी का भी एक बयान आता है और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार खुद को जांच से बचाने के लिए ये सब कर रही है और पारदर्शिता को कम करने और लोकतांत्रिक निगरानी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जवाबदेही और सुशासन के हित में कांग्रेस इस मुद्दे पर भारत के नेताओं के साथ चर्चा करेगी और हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये मामला पॉलिटिसाइज हो चुका है? ऑपोजिशन, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, केरल की सरकार हो या इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो एक तरफ इस आरटीआई एक्ट को बचाने के लिए खड़े हैं। डेटा फिडुशरी
जो आपने बताया और बताया कि डीपीडीए एक्ट जब लागू हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के थ्रू, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी की ओर इशारा कर रही हैं। तो क्या ये एप्रीहेंशंस ठीक है? और ऑपोजिशन का ये कहना क्या इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करता? सरकार को और दांत मिल जाएंगे इसको तुरंत लागू करने के, या इस पर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जा सकती है क्योंकि अधिनियम तो पास है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई इसमें याचिका दाखिल करने का भी प्रावधान है इन सारे मामलों पर? देखिए, बहुत जरूरी है कि सारे राजनीतिक संगठन जाग जाएं। मैं तो बोल रही हूँ कि आप लोगों के अधिकारों की बात भी छोड़िए, अपनी ये तो कम से कम जागे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज आजकल सोशल मीडिया सेल चलाते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आईटी सेल चलाते हैं। हम सबके पास उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड कॉल्स आते हैं कि मैं फलाना, मैं इस वाले इलेक्शन में खड़े हो रही हूँ। अब देखिए कैसे इसको किया जाएगा। बीजेपी की आईटी सेल को तो हो सकता है कि केंद्र सरकार छूट दे दे, हो सकता है कि किसी पार्टी को छूट ना दे, किसी पार्टी को छूट दे दे। तो ये तो देखिए ना, बिल्कुल मनमानी वाला सवाल है कि और आपके ऊपर एक भी शिकायत आ गई तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। 500 करोड़ का जो फाइन है, जो 250 करोड़ का है, जिसको डबल भी किया जा सकता है शेड्यूल के तहत, वो पर इंस्टेंस ऑफ वायलेशन है, यानी कि एक एक वायलेशन के लिए इतना फाइन लग सकता है। तो यदि सोचिए कि किसी भी विपक्षी दल के ऊपर 10 मामलों में इन्होंने पेनल्टी लगा दी 250 करोड़ की, तो आप समझ रहे हैं कि वो किस ट्यून का पैसा है। कहाँ है पार्टियों के पास इस टाइप का पैसा? अब हो सकता है कि कोई बोले कि भाई ऐसा क्यों होगा कि विपक्षी दलों को टारगेट किया जाएगा। ये तो मैं नहीं बोल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं। ये तो खुद आप डेटा उठा लीजिए कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के कितने केसेस रूलिंग पार्टी के ऊपर लगते हैं, कितने केसेस विपक्षी दलों के ऊपर लगते हैं। रूलिंग पार्टी के ऊपर किसी का केस लगता भी है तो वो केस रफा दफा होकर बंद कर दिया जाता है। अगर विपक्षी दल पे लगता है, या तो वो साठ गांठ कर ले तो उनका केस बंद हो जाता है, वरना उनको जेल भी भेजा जाता है, आजकल उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो इस स्थिति में जहां पे दिख रहा है कि आर्बिट्री मिसयूज, आर्बिट्री यूज, बिल्कुल पार्शियल तरीके का सिलेक्टिव यूज, मिसयूज हो रहा है, वहां पे तो ये एक बिल्कुल नया और बहुत भयंकर हथियार होने वाला है केंद्र सरकार के हाथों में। अब अगर इस पे राजनीतिक दल नहीं जागेंगे तो बहुत बहुत जबरदस्त ठेस पहुंचेगा पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को। कल को कोई विपक्षी दल 4 सवाल उठाएगा सरकार पे, उनसे पहले पूछा जाएगा आप दिखाइए आपने कंसेंट लिया, आपने क्या पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क लागू करा कि नहीं करा। यदि कोई पूछेगा कि भाई आपने इस कंपनी से पैसा क्यों लिया, तो सवाल पहले ये पूछा जाएगा आपको कैसे पता कि किस कंपनी ने पैसा दिया और उस कंपनी से आपने क्या परमिशन ली, उनका नाम और ये सब इस्तेमाल करने से पहले। तो और अगर आप देखें कि किस परिप्रेक्ष्य में ये कानून पारित किया गया, किस समय पर, उस समय क्या हो रहा था। अगस्त 2023 में ये कानून पारित किया गया। उस समय पूरा जो विपक्षी दल था वो डिमांड कर रहा था कि मणिपुर के मुद्दे के ऊपर आप चर्चा करिए। उस टाइम पे मणिपुर में घमासान वायलेंस चल रहा था 2023 में। बिल्कुल 2023 में उन सब चीजों को लेकर विपक्षी दलों ने जब वॉकआउट करा, उसके बाद ये कानून पारित किया गया। तो आप सोचिए कि ऐसे समय पे आप इतने जरूरी कानून पारित कर रहे, तो आप देखेंगे इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, मात्र सुबह वो इंट्रोड्यूस हुआ और शाम तक वो पास हो गया लोकसभा में, कोई डिबेट नहीं हुई। तो ये तो बहुत गंभीर सवाल हैं। और क्योंकि हम लोग इस समय सारी एमपी से मिल रहे हैं, इनफैक्ट हम तो मंत्री जी से भी मिलना चाह रहे हैं, वैष्णव जी से भी, और जो डीओपीटी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे भी मिलना चाह रहे हैं। हमने पत्र भेजे हैं दोनों को। जब हम दलों से मिल रहे हैं और हमने पूछा कि आप तो देखिए बैठे थे सिलेक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, तो आपने इसके ऊपर कुछ मुद्दा क्यों नहीं बोला। मैं आपको बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड की एमपीज ने हमें बोला कि जब इस पे जेपीसी बैठी थी, जब इस पे सिलेक्ट कमेटी बैठी थी, तो आरटीआई के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। इनको बताया ही नहीं गया कि आरटीआई भी अमेंड किया जा रहा है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सिलेक्ट कमेटी का तो ये हाल था कि जिस दिन रिपोर्ट पारित की गई सिलेक्ट कमेटी द्वारा, तो मेंबर्स को रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई।
बिना उनको कॉपी दिए गए ये पारित किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी से। तो जब संसद इस तरीके से चलेगा, जहां पे कि संसद का जो बेसिक एक है कि चर्चा हो, विवाद हो, सोच बनाई जाए, अगर आप वो सब बंद कर देंगे तो फिर बाद में ऑपोजिशन पार्टीज भी, मतलब मैं तो सबसे सरप्राइज ये हूँ कि जब हम मिल रहे हैं लोगों से, लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि अच्छा ये पास हो चुका है, अच्छे इसके अब नियम बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो संसद में जो पूरा एक ये शुरू हो गया है कि आप सस्पेंड कर देंगे ऑपोजिशन पार्टीज को, आप उनको निकाल देंगे, अगर कमिटी में सहमति नहीं बन पा रही तो आप वोटिंग के थ्रू आप पारित देंगे रिपोर्टें। इससे क्या हो रहा है कि इससे लोगों की समझ ही नहीं बन पा रही, लोग इस पे अपनी चर्चा नहीं रख पा रहे, और ये बहुत गंभीर मामला है। अभी अब भी नहीं जागे राजनीतिक पार्टी, मैं तो बोलती हूँ बीजेपी को भी इससे बहुत चिंता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी हमेशा के लिए तो पावर में नहीं होने वाली, कभी ना कभी आप विपक्ष में बैठेंगे, कभी आप सत्ता दल में बैठेंगे। क्या हम चाहते हैं कि ऐसे कानून बने देश में, जो जो भी हो केंद्र सरकार में, आज कोई दल है कल दूसरा दल हो, उनके पास ऐसी ताकतें हो? क्या ये अमृता लोकतंत्र के जी, लिए सही? अमृता जी, ये जो राजनीति है ये 2047 तक की इन्होंने लकीर खींच दी है। ये इलेक्टोरल रोल का मामला हो जिसपे हम लोगों ने जिक्र किया कि 15 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए आपके हरियाणा इलेक्शन में, 56 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, 5 करोड़ वोटों की गिनती कहां से हुई लोकसभा के इलेक्शन में जहां गिनती कम थी या ज्यादा थी। तो ये तो तय है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अब सूचना के अधिकार को भी वंचित कर इस तरीके का प्रावधान कर दिया जाएगा कि आप वोट किसी को डालें, जाएगा मोदी को ही। और इसी की धारणा के तहत अब वन वे ट्रैफिक चल पड़ा है। विधायिका तो छोड़ दीजिए, लेजिस्लेटिव को काम नहीं करने दिया जा रहा है, जेपीसी को काम करने नहीं दिया। आपने सही कहा कि बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो बताई ही नहीं जाती हैं। सेक्शन 36 हो, 81J का सूचना का अधिकार हो, इन सब मुद्दों पर जेपीसी में बात ही नहीं हुई होगी। आनंद फानन में सारे रूल्स पास किए जाते हैं, और जब वो बूमरैंग कर जाते हैं, जब लोगों का नुकसान शुरू हो जाता है, आपने देखा नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते, नई भारत की न्याय संहिता के चलते, तो ये सारा उलट पलट मामला इसीलिए है क्योंकि सरकार लोगों को वंचित करना चाहती है लेजिस्लेटिव असेंबली से, चर्चा से, जेपीसी से। तो वो जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और वो दिन बर दिन हम लोग डिके हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है जो हमारे मूल अधिकार हैं। अव्वल हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि आज का समय समाप्त हो चुका है। आज की पर चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।